आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्षत्रिय और राजपूत एक नहीं है। क्षत्रिय जो है वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। वर्ण व्यवस्था कब पैदा हुई? उत्तर वैदिक काल में। 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजपूत जो है ये सामंतवादी व्यवस्था की देन है, दोनों एक नहीं। दोस्तों जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने हमारे राजपूत समाज के भाइयों को अपने आप को क्षत्रिय बोलते हुए सुना होगा। अन्य किसी भी जाति के लोग यदि अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं तो सबसे पहले राजपूत समाज के लोग और राजपूत समाज के संगठन सामने आते हैं और इस चीज का विरोध करते हैं। क्षत्रिय केवल राजपूत, इस प्रकार की बातें भी इन लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिलती रहती है। और यही कारण है कि जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी योद्धा हैं उन सभी को ये लोग राजपूत जाति का ही बताने लगते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जितने भी क्षत्रिय हैं वे सभी के सभी राजपूत हैं। और इसी वजह से पिछले दिनों यादव समाज का राजपूतों से विवाद भी हुआ था, क्योंकि ये लोग भगवान श्री कृष्ण को राजपूत बता रहे थे और हमारा कहना था कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे। हमारा ये मानना है कि क्षत्रिय और राजपूत ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो पृथ्वीराज चौहान हो या मिहिर भोज हो, उनको क्षत्रिय बताते थे, गुर्जर बताते थे। लेकिन उस चीज को लेकर भी राजपूत समाज के लोगों का उन लोगों से काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला। तो ऐसा हमेशा देखा गया है कि अगर कोई भी जाति किसी राजा महाराजा को, किसी योद्धा को अपनी जाति से बताती है तो उसका ये लोग विरोध करने लगते हैं। इनका मानना होता है कि क्षत्रिय केवल है तो वो राजपूत ही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में इन विचारों की ये जो सबसे बड़ी गलतफहमी है इसको दूर करना अति आवश्यक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई गलत बात राजपूत समाज के लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जो इतिहास की बातें हैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि किसी को अगर कोई गलत फहमी है इतिहास की, उसको गलत जानकारी है तो वह जानकारी दुरुस्त हो जाए। दोस्तों आप लोगों ने अवध ओझा जी का नाम तो जरूर सुना होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर अवध ओझा जी का नाम काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वो इतिहासकार माने जाते हैं, हिस्ट्री के टीचर माने जाते हैं और जितने ख्याति टीचर के नाम पर उनकी है, बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। और इतिहास के बारे में जो उनके पास नॉलेज है वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है और उनके द्वारा कही गई बातों को हम सत्य मान सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो में, भारत समाचार के ऊपर उनका एक कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने राजपूत जाति के उत्पत्ति के बारे में बात की है। और मैं समझता हूं कि उस वीडियो को आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, खास तौर पे राजपूत समाज के लोगों को तो देखना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो वीडियो देखने के बाद हमारे राजपूत समाज के भाइयों की गलत फहमी दूर हो जाएगी और वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो उनको राजपूत कहना छोड़ देंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अवध ओझा जी ने राजपूत जाति के उत्पत्ति के बारे में क्या बातें कही हैं। सुनिए। राजपूत जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूत जाति की उत्पत्ति का सीधा संबंध है सामंतवाद से। हालांकि इसके उत्पत्ति के कई कारण दिखाए गए हैं। कर्नल टॉड का सिद्धांत कि ये जो विदेशी आक्रांता मौर्योत्तर काल में आए, चक, कुषाण, हूण, ये भारत की समाज और संस्कृति में समाहित हो गए और चूंकि ये योद्धा के रूप में आए थे तो इनसे एक नया वर्ग पैदा हुआ, राजपूत वर्ग। एक जाति की गतिशीलता का सिद्धांत है कि कुछ जातियां नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती रही और वो धीरे धीरे शासन सत्ता में आती रही और उन्होंने अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया। तीसरा सिद्धांत है धार्मिक सिद्धांत। जो भी चीजें प्री मॉडर्न युग में पैदा हुई उनको जब तक धार्मिक मान्यता नहीं मिलती थी तब तक वो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। क्या था संविधान प्री मॉडर्न वर्ल्ड में? धर्म। तो जब भी कोई चीज पैदा होगी तो
तो उसको धार्मिक मान्यता लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अवध ओझा जी ने राजपूत जाति की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में 3 सिद्धांतों का जिक्र किया। पहला सिद्धांत सामंतवाद का सिद्धांत। जैसे जैसे हमारे समाज के अंदर सामंतवादी व्यवस्था की उत्पत्ति हुई उसी से राजपूतों की भी उत्पत्ति हो गई। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया जाति की गतिशीलता का सिद्धांत, यानी कि कुछ जातियां नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी, शासक बन रही थी, वही जातियां धीरे धीरे अपने आप को राजपूत से कहने लगी और फिर इन लोगों ने आपस में सामाजिक संबंध बना लिए, तो इस तरह से वो राजपूत बन गए। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया विदेशी जातियों का सिद्धांत, यानी कि उसी काल के अंदर कुछ विदेशी जातियां थी जैसे कि शक थे, हूण थे, ये भारत में आए और भारत की संस्कृति में समाहित हो गए। चूंकि ये लड़ाई करने में निपुण थे, योद्धा थे, तो इन सभी लोगों ने एक वर्ग का निर्माण किया और उस वर्ग का नाम राजपूत रखा गया। तो ये 3 सिद्धांत राजपूत उत्पत्ति के अवध ओझा जी ने बताए। उसके बाद चूंकि इसको धार्मिक मान्यता भी दिलानी थी, क्योंकि उस काल के अंदर कोई भी नई चीज की उत्पत्ति होती थी तो उसको धार्मिक मान्यता मिलनी आवश्यक होती थी, तभी समाज के लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। तो देखिए इन तीनों के बारे में डिस्कस विस्तार से अवध ओझा जी ने किया है। क्या बताते हैं आगे हम लोग इनको सुनते हैं। राजपूत कैसे पैदा हुए? सामंतवादी युग में भूमि अनुदान, और भूमि अनुदान सभी वर्गों को दिए गए, ज्यादातर ब्राह्मणों को दिए गए, लेकिन सभी को दिए गए। ब्राह्मण को भी दिए गए, क्षत्रियों को भी दिए गए, वैश्यों को भी दिए गए, शूद्रों को भी दिए गए, सभी को दिए गए। और भूमि अनुदान मैंने अब आपको बताया फॉरएवर के लिए दिए गए, हमेशा के लिए दिए गए, दिगांतर तक के लिए दिए गए। अब एक भूमि अनुदान मिला प्रयागराज महर्षि पतंजलि को, एक भूमि अनुदान मिला डॉक्टर अंबेडकर को कानपुर, एक भूमि अनुदान मिला एपीजे कलाम को लखनऊ। 3 भूमि अनुदान। पहला भूमि अनुदान महर्षि पतंजलि इलाहाबाद, दूसरा भूमि अनुदान बाबा साहब अंबेडकर कानपुर, तीसरा भूमि अनुदान एपीजे कलाम लखनऊ। अब एक ब्राह्मण है, एक दलित है, एक मुसलमान है, लेकिन जब तीनों को भूमि अनुदान दिया गया और भूमि अनुदान के साथ वो अपने अपने क्षेत्रों के उपराजा हुए, सारा अधिकार उनके पास, राजनीतिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, पुलिस का अधिकार। महर्षि पतंजलि प्रयागराज के राजा हैं, बाबा साहब अंबेडकर कानपुर के राजा हैं, एपीजे कलाम लखनऊ के राजा हैं। इसके बाद इनके बच्चे, इनके बेटे को वो अधिकार मिला। तो अब ये है तो तीनों अलग अलग, एक ब्राह्मण, एक दलित, एक मुसलमान, लेकिन इनके बच्चे वो राजा के पुत्र हैं। इनके बच्चे राजा के पुत्र हैं। सोचिएगा, कनेक्ट करिए, जोड़िए, घबराइए नहीं, डायग्राम बनाइए, तुरंत पेपर शीट उठाइए, लिखिए महर्षि पतंजलि को भूमि अनुदान प्रयागराज, बाबा साहब अंबेडकर भूमि अनुदान कानपुर, एपीजे कलाम भूमि अनुदान लखनऊ, और ये यहाँ के राजा और इनके बेटे राजपुत्र। और जैसा कि हमेशा से रहा है, आज भी है, आज भी है, मसूरी में आईएएस जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां एक ही जाति है, आईएएस प्रॉपर और आईएएस एलाइड। हैदराबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहां बस एक ही जाति है, आईपीएस। अब एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से शादी करेगा तो शक्ति में वृद्धि होगी, स्वाभाविक तौर पर होगी। एक आईएएस दूसरे आईएएस से शादी करेगा, शक्ति में वृद्धि होगी, स्वाभाविक तौर पर होगी। अब एक आईएएस मंत्री से शादी कर ले तो और ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आईएएस क्लर्क से शादी नहीं कर सकता। जाति श्रेष्ठ होना जरूरी नहीं है, वर्ग
क्लास, ये श्रेष्ठ होना जरूरी है। अब समाज में एक नया वर्ग बन गया, राजकुल, राजपुत्र। क्या समझाने का तरीका है दोस्तों अवध ओझा सर का, मतलब कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर देता हूं। इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त और सही बात कही। सामंतवादी युग में तमाम जातियों को भूमि अनुदान दिए गए, अलग अलग जातियों को दिए गए। इन्होंने पतंजलि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम जी का उदाहरण देते हुए समझाया कि अलग अलग जाति के लोगों को, अलग अलग समूह के लोगों को भूमि अनुदान दिए गए और ये उस क्षेत्र के उपराजा हो गए। जाहिर सी बात है, ये लोग उस क्षेत्र के राजा हुए। उसके बाद इन लोगों ने आपस में आपसी संबंध बनाने शुरू कर दिए और इस तरीके से नई जाति की उत्पत्ति हुई। उसको इन्होंने नाम दिया राजपुत्र और इसी राजपुत्र से ये राजपूत बन गया। चूंकि वो राजा थे इसलिए उनके पुत्र राजपुत्र कहलाए और इसीलिए जाति राजपूत बन गई। इन्होंने आईएएस का एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा दिया, उसको हम आज भी देख सकते हैं। अखिलेश यादव यादव जाति से आते हैं। सामाजिक तौर पर जो राजपूत जाति के लोग हैं वो यादवों को गालियां भी देते हैं, यादवों से इनके झगड़े भी होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक तरह से देखा जाए तो राजा के ही तो बेटे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सत्ता में रहे हैं तो राजा के ही बेटे हुए। तो राजपूतों ने अपनी लड़की उनको दे दी। यादव समझ के थोड़ी उनको अपनी लड़की दी, उनको इसलिए अपनी लड़की दी क्यों? क्योंकि वो राजा के बेटे हैं। तो इस तरह से आज भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपस में शादी संबंध बनाते हैं बिना जातिगत भेदभाव के। ये लोग जाति को पूरी तरीके से दरकिनार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेटस होता है। उसी तरीके से उस जमाने में भी जो इस प्रकार के राजा थे, इन्होंने अपनी जातियों को भुलाकर आपस में शादी संबंध बनाए और एक जाति का उदय हुआ, उसे राजपूत कहा गया। अब राजपूत वर्ग पैदा तो हुआ सामंतवाद की वजह से, भूमि अनुदान की वजह से, लेकिन संविधान की मान्यता तो मिलनी चाहिए। और संविधान कौन? धर्म। तो हर्षचरित्र में इसका उल्लेख है कि महर्षि वशिष्ठ माउंट आबू पर तपस्या कर रहे थे। दो कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेके चले गए थे, तो उनको अपनी कामधेनु गाय लेनी थी, उसके लिए उन्होंने एक योद्धा पैदा किया। दूसरा कॉन्सेप्ट उसमें यह है, हर्षचरित्र में दूसरी व्याख्या यह है कि महर्षि अगस्त, महर्षि वशिष्ठ ये सब तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, राक्षस इसमें विघ्न डाल रहे थे और उन राक्षसों के विनाश के लिए अग्निकुंड से पैदा हुए लोग। कौन? परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार। यह है धार्मिक मान्यता। अब सवाल यह हुआ कि इनकी लेगेसी कैसे दिखाई जाए, इनका प्राचीन संबंध कैसे, कि भैया नए लोग नहीं है, बहुत पुराने हैं। तो एक और चीज का जन्म हुआ, चंद्रवंश और सूर्यवंश। महाभारत में उल्लेख है चंद्रवंशी क्षत्रिय और सूर्यवंशी क्षत्रिय। तो दोस्तों इन लोगों ने अपनी पुरातन जातियों को भुलाकर सामाजिक संबंध बनाने तो शुरू कर दिए। राजपूत जाति का उदय तो हो गया, लेकिन अभी तक दोस्तों इन लोगों को सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। और जैसा कि अवध ओझा जी ने बताया कि उस जमाने में सामाजिक मान्यता तभी मिलती थी जब उस पर धर्म की मोहर लगी हो, धर्म की मान्यता उसे मिल चुकी हो। चूंकि इनके पास सत्ता थी, इनके पास धन था, इनके पास बल था, इनके पास राज्य था, तो इनके लिए धार्मिक मान्यता लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते हैं ना, राजपूत जाति के उत्पत्ति के कॉन्सेप्ट के विषय में, कि अग्निकुंड से पैदा हुए परमार, सोलंकी, ये 4 वर्ग जो बताए जाते हैं, तो ये धार्मिक मान्यता राजपूतों को दिलाने के लिए ही इस कहानी की रचना की गई थी। चूंकि ये लोग नए थे, सामाजिक मान्यता थी नहीं, कहानी जरूर इन लोगों ने गढ़ ली, फर्जी कहानी,
लेकिन जब तक किसी चीज को आप पौराणिक संदर्भ से ना जोड़ो तब तक लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग आज भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, कोई चंद्रवंशी, कोई सूर्यवंशी, इस प्रकार की बातें अपने आप के लिए करते हैं। तो उस जमाने में भी इन लोगों ने यही किया, अपने आप को समाज में एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए इन लोगों ने अपने आप को चंद्रवंश से जोड़ा, अपने आप को सूर्यवंश से जोड़ा और इस तरीके से ये लोग अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। इसके बाद अवध ओझा जी की ये बात भी सुन लीजिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्षत्रिय और राजपूत एक नहीं है। क्षत्रिय जो है वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। वर्ण व्यवस्था कब पैदा हुई? उत्तर वैदिक काल में। 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजपूत जो है ये सामंतवादी व्यवस्था की देन है। दोनों एक, बिल्कुल, क्षत्रिय और राजपूत ये दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग जातियां हैं। और जो वर्तमान में राजपूत जाति है ये बेसिकली एक मिक्स जाति है और इनका कोई भी संबंध जो पौराणिक क्षत्रिय हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं है। आज ये बात इस वीडियो से पूरी तरह से क्लियर हो गई। तो मैं तमाम राजपूत भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आज के बाद आप लोग अपने आप को भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो या तमाम योद्धा हो, उन सब से अपने आप को जोड़ना बंद कीजिए। यदि आप लोगों को जोड़ना है तो आप शाकों से, आप लोग हुमलों से, इन लोगों से, इन विदेशी जातियों से जोड़ सकते हैं, या फिर भारत की ही जो जातियां हैं, कुछ अलग प्रकार की जातियां हैं जो नीचे से ऊपर आई, उनसे आप लोग जोड़ सकते हैं। सही मायने में अगर कोई क्षत्रिय है तो वो यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यही सही मायने में क्षत्रिय हैं, क्योंकि इनका इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग उतना शेयर अवश्य कीजिएगा। इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।